तो यदि आपके पेशेंट के सीने में बीचों बीच बहुत तेज दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द जा रहा है, जबड़े में जा रहा है या गर्दन में जा रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, या फिर आपका पेशेंट एक ग्रॉसली डायबिटिक पेशेंट है, बहुत एल्डरली पेशेंट है या कोई फीमेल है, तो उसमें अगर हल्के सिम्पटम्स भी हैं, तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। ये होता है हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर बेसिकली हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पाता आगे, या फिर हार्ट इतना मोटा हो चुका है कि वो ब्लड को रिसीव नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से जब वो बाकी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं दे पाता है, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो रिश्तेदारों का पहला जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि सिम्पटम को पहचानें। दूसरी चीज़, किसी भी प्रकार के अल्टरनेटिव तरीकों की वजह से टाइम को वेस्ट ना करें। जैसे आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप सुबह उठिए, कोई भी ग्रुप खोलिए, ये मैसेज आएगा कि अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप ये कीजिए और एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं, ये कीजिए, शुगर की दवाइयाँ बंद। और नीचे एक लाइन और लिखी होती है कि इसे 10 लोगों को ज़रूर भेजिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके। तो एंजियोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें डायरेक्ट विजुअलाइज़ेशन होता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, इतना ब्लॉकेज है। एंजियोग्राफी के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम हर बार स्टेंट डालते हैं सर। कई बार ऐसा भी अगर हम दवाई पे छोड़ देते हैं कि ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, इनिशियली जो आपको लोडिंग डोज़ दी थी या इनिशियली जो भी आपके इंजेक्शन लगा था उससे क्लॉट आपका घुल गया है। तो अब आपको आगे स्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप दवाई पे चलते रहिए। ऐसा नहीं है कि हर एंजियोग्राफी के बाद हम स्टेंट डालते हैं। बट अगर ज़रूरत है तो डेफिनिटली हमें स्टेंट एडवाइस करना पड़ता है। पर्पज़ सेम है कि हमें ब्लॉकेज को खोलना है। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई प्रोसीजर अगर आपको कराना है, आपकी चॉइस है कि मैं बेस्ट सेंटर पे जाऊँ और मेरे हिसाब से बेस्ट सेंटर दिल्ली वाला है फॉर एग्ज़ाम्पल। आपकी चॉइस है, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई अगर मजबूरी में जा रहा है, तो मत जाए, हम बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक शेखर जोशी डॉक्टर डायरीज में एक नए विषय पर एक नए चिकित्सक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और इस बार हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं एक सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट, जिनको आप हमारे शहर का प्रतिबद्ध युवा कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर भी पहचान सकते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर गौरव माथुर। डॉक्टर साहब का परिचय मैं वैसे करवा सकता हूं कि पहले इन्होंने बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल का जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमल्ट है उसमें काफी वर्षों तक अपनी प्रतिबद्ध सेवाएं दी, और अभी हाल के दिनों में आप कोठारी मेडिकल, जो बीकानेर का शायद पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का खिताब उसके पास है, वहां ये अपनी बतौर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत समय से हम इस प्रयास में थे कि हम अपने चैनल पे कार्डियोलॉजी के ऊपर बात करें, क्योंकि हमने पीडिया पे बात की, हमने साइकेट्री पे बात की, हमने एक डॉक्टर की लाइफ बायोग्राफी डिस्कस की जी। ठीक है, हमने हेड एंड नेक सर्जरी पे बात की, और हम्म। कार्डियोलॉजी जबकि एक ऐसा विषय है जो लोगों को ज्यादा कनेक्ट करता है, क्योंकि अभी अगर मैं कोविड एरा के बाद की बात करूं तो ज्यादातर अकस्मात जो डेथ होती है, जो अकस्मात मौतें हैं, वो कार्डियोलॉजी की वजह से हो रही है। तो मन में ये था कि लोगों तक कार्डियोलॉजी की बात भी लेके जाई जाए, और आप सबको ये प्रसन्नता होगी कि डॉक्टर साहब हमारे एक ही बुलावे पर हमारे उस स्टूडियो में आपसे मुखातिब होने के लिए प्रस्तुत हो गए, और बड़ी सहजता से इन्होंने हमारे आग्रह की रक्षा की। तो दोस्तों, समय गवाए बिना कार्डियोलॉजी पर डॉक्टर साहब से बात शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर क्या है, या इनके लक्षणों को कैसे पहचाना जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। अ, बताना चाहूँगा, हार्ट अटैक एक्चुअली अ, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की वजह से होता है। इसमें इसके जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चेस्ट पेन, यानी छाती में दर्द होना। छाती में या सीने में बीचों-बीच तेज़ दर्द होगा, दोनों हाथों तक भी जा सकता है, कई बार वो सिर्फ़ लेफ्ट हैंड तक जाता है, गर्दन में जा सकता है, जबड़े तक जा सकता है, साथ में आदमी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ये इसके क्लासिकल सिम्पटम्स हैं, जो लगभग-लगभग हर स्त्री हो या पुरुष, उसमें ये सिम्पटम पाए जाते हैं जब उसे हार्ट अटैक होता है। कुछ केसेज़ में, जैसे बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होना या बहुत ओल्ड एज होना या पर्टिकुलरली फीमेल्स में, कई बार सिम्पटम्स इससे हल्के होते हैं, जो बहुत ईज़िली पेशेंट इग्नोर कर देता है। उनको एटिपिकल सिम्पटम्स बोलते हैं। उनमें कई बार पेन नहीं होता, सिर्फ़ साँस फूल जाता है, सिर्फ़ घबराहट होती है, बेचैनी हो जाती है, कई बार चक्कर भी आ जाता है। तो ऐसे में हमें पहचानना ज़रूरी है कि कब हमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट से या हमारे डॉक्टर से संपर्क करना है। तो यदि आपके पेशेंट के सीने में बीचों-बीच बहुत तेज़ दर्द हो रहा है,
बाजू में दर्द जा रहा है, जबड़े में जा रहा है या गर्दन में जा रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, या फिर आपका पेशेंट एक ग्रॉसली डायबिटिक पेशेंट है, बहुत एल्डरली पेशेंट है या कोई फीमेल है, तो उसमें अगर हल्के सिम्टम्स भी हैं तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। ये होता है हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर बेसिकली हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पाता आगे, या फिर हार्ट इतना मोटा हो चुका है कि वो ब्लड को रिसीव नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से जब वो बाकी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं दे पाता है, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो हैं सांस फूलना, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है सांस फूलना। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हम फ्रीक्वेंटली इग्नोर करते हैं, हर बंदा इग्नोर करता है, वो ये होता है कि कोई भी काम करते हुए जल्दी थक जाना। कोई भी काम करते हुए जल्दी थक जाना कई बार हार्ट फेलियर का इनिशियल सिम्टम होता है, और इसको कई बार लोग एज फैक्टर बोल करके, कई बार लोग ऐसे ही थक गया होऊंगा, गर्मी है इसलिए थक गया होऊंगा, ऐसे करके इग्नोर कर देते हैं, और वो सिम्टम बाद में जाकर के हार्ट फेलियर बनता है। वाइसी वर्सा भी बात करते हैं कि हर थकावट भी हार्ट फेलियर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम आता है तो आप अपने चिकित्सक से कंसल्ट जरूर करें, जिससे क्या है कि आप किसी भी बीमारी के प्रारंभिक दौर में ही आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सकें, ताकि वो बीमारी आगे नहीं बढ़े। तो ये हार्ट फेलियर है, और जो मैंने बताया छाती में दर्द होना, पसीना आना, वो हार्ट अटैक है। सर, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों ही केसेस में जब भी ये इवेंट किसी भी मरीज के साथ घटित हो, तो उसके जो आसपास के उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके घर के लोग हैं, उन्हें अस्पताल उसको ले जाने में या प्राथमिक जो उपचार करना चाहिए उसमें कितनी शीघ्रता से डिसीजन लेना चाहिए, या पहले पहले तुरंत उनको क्या अपनाना चाहिए? पहली चीज तो यही है सर कि आपको हार्ट अटैक के सिम्टम पहचानने आने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेजर सिम्टम्स है, छाती में दर्द होना, फिर चाहे वो आजकल हम देखते हैं कि कोई भी एज में आ जाता है हार्ट अटैक। तो सिम्टम अगर आप पहचान गए हैं तो आपको अपने नज़दीकी अस्पताल में, जहाँ पर कि फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट हो, वहाँ पे आपको तुरंत संपर्क करना है। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल की 4 गोलियाँ अगर वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है फिजिशियन, तो वो ज़रूर आपको देगा। इसको लोडिंग डोज कहते हैं। इससे हार्ट अटैक से होने वाली डेथ का, या हार्ट अटैक से होने वाली हार्ट की मसल का जो नुकसान होना है, इसका खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये इनिशियल डोज होती है। उसके बाद अगर आप पहली बारी में ही किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँचे हैं, तो वो आपको आपका ईसीजी देख करके, आपकी जाँचें देख करके, आपको आगे एंजियोग्राफी करनी है या नहीं करनी है, दवाई पे ही रखना है, उसकी सलाह देगा। और यदि आप फिजिशियन के पास पहुँचे हैं, तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट लेकर के तुरंत नज़दीकी कार्डियक सेंटर पे पहुँचे। तो रिश्तेदारों का पहला जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि सिम्पटम को पहचानें। दूसरी चीज़, किसी भी प्रकार के अल्टरनेटिव तरीकों की वजह से टाइम को वेस्ट ना करें। जैसे आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप सुबह उठिए, कोई भी ग्रुप खोलिए, ये मैसेज आएगा कि अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप ये कीजिए और एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं, ये कीजिए, शुगर की दवाइयाँ बंद। और नीचे एक लाइन और लिखी होती है कि इसे 10 लोगों को ज़रूर भेजिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके। आर यू श्योर जान बचाई जा सकती है? ऐसा तो नहीं है ऐसा करके आप जान गँवा रहे हैं किसी की? क्योंकि ऐसा होता है कि हर आदमी डरता है हॉस्पिटल से। देखिए, एक ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बंदा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। तो वो इस अल्टरनेटिव मेथड को, उस पे ट्रस्ट करके, और एक महत्वपूर्ण टाइम गँवा देता है और हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचता वो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको, आपका पहला कर्तव्य है कि आपको अपने नज़दीकी चिकित्सक के पास, नज़दीकी फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, जिस भी आपको सिम्पटम लग रहे हैं, उसके पास आपको ज़रूर पहुँचना है। ठीक है? पहला काम तो यही है, रश टू हॉस्पिटल। उसके बाद डॉक्टर जैसे आपको सलाह देता है, आप उसकी बात को मानिए। जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो मन में एक डाउट्स जो होते हैं उनको कम से कम रखिए सर। उससे क्या होता कुछ नहीं है, पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले होता है। बस मैं उस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ। जो सर आपने कहा कि हर व्यक्ति हॉस्पिटल जाने से डरता है, जी। कमोबेश जब मैं बहुत बार देखता हूँ आम लोगों को, मरीजों को, और कार्डियोलॉजी के केस में ज्यादातर, कि जब उनको ये बता दिया जाता है कि आपकी ब्लॉकेज है और अब आपको सर्जरी करवानी है, आपको बाईपास करवाना है, सीएबीजी करवाना है, तो अक्सर मैंने लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट से ये बात करते हुए पाया कि सर आप दवाई से ठीक कर दो, मैं दवाई ले लूंगा। इस केस में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो ऐसा होता है सर कि हार्ट बेसिकली जो है हमारा, वो एक मसल है, मांसपेशी है, जिसका काम है ब्लड को पंप करना बाकी ऑर्गन्स को। पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम हार्ट अकेला करता है। ठीक है? वो इस चीज़ के साथ-साथ खुद को भी ब्लड सप्लाई देता है। उन ब्लड सप्लाई को वो जिस नाड़ियों के या जिस ब्लड वेसल के थ्रू देता है, उनमें ब्लॉकेज आने पे हार्ट अटैक होता है, और उन्हीं की जाँच को हम एंजियोग्राफी कहते हैं। पूरी बॉडी को और सारे ऑर्गन्स को ब्लड सही रूप से पहुँच सके, उसके लिए ज़रूरी है हार्ट का स्वस्थ रहना।
ठीक है ना। तो अगर आपके पेशेंट को हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, हार्ट अटैक के लक्षण आ गए हैं और आपको डॉक्टर कहता है कि आपको एंजियोग्राफी कराने की जरूरत है, तो डेफिनेटली उसको जरूरत है, इसीलिए वो कहता है ना। कई बार पेशेंट ये कहता है कि सर हम एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते हैं, उस केस में हम लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे जाते हैं, जिसमें थ्रोम्बोलाइसिस है, हिपेरिन के या ब्लड थिनर के इंजेक्शन है। पर्पज यही है कि जो क्लॉट यानी कि खून का थक्का आर्टरी में जम गया है, या तो एंजियोग्राफी में उसको देख करके तार डाल के छल्ला डाल करके खोल दिया जाए ताकि ब्लड फ्लो वापस से रिस्टोर हो सके, या फिर क्या है दवाई दे के उसको पिघला दिया जाए जिससे कि वापस से रास्ता खुल जाए, है ना। तो दोनों ही मेथड्स इफेक्टिव हैं। एंजियोग्राफी क्योंकि डायरेक्ट विजन के अंडर होती है, हमें दिख रहा है कि हाँ ब्लॉकेज बचा ही नहीं, अब खुल गया, जबकि दवाइयों पे हम पेशेंट के सिम्टम के आधार पे मानते हैं कि हाँ शायद खुल गया होगा। तो एंजियोग्राफी है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, और दवाइयाँ जो है डेफिनेटली सक्सेसफुल है, बट वो नंबर 2 पे आती हैं। तो एंजियोग्राफी क्योंकि जैसे साइंस ने एडवांस किया है, एडवांसमेंट हुए हैं, तो एंजियोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, इतना ब्लॉकेज है। एंजियोग्राफी के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम हर बार स्टेंट डालते हैं सर, कई बार ऐसा भी अगर हम दवाई पे छोड़ देते हैं कि ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, इनिशियली जो आपको लोडिंग डोज दी थी या इनिशियली जो भी आपके इंजेक्शन लगा था उससे क्लॉट आपका घुल गया है, तो अब आपको आगे स्टेंट की जरूरत नहीं है, आप दवाई पे चलते रहिए। ऐसा नहीं है कि हर एंजियोग्राफी के बाद हम स्टेंट डालते हैं, बट अगर जरूरत है तो डेफिनेटली हमें स्टेंट एडवाइस करना पड़ता है। पर्पस सेम है कि हमें ब्लॉकेज को खोलना है ताकि ब्लड फ्लो उस मसल को वापस जा सके, वो मसल डेड होने से बच सके, हार्ट अपनी एफिशिएंसी से काम कर सके और पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हैम्पर नहीं हो। बस हमारा पर्पस यही है। एंजियोग्राफी की बात चली, तकनीक की बात चली, तो हम्म सर मैं जानना चाहूंगा कि मेडिकल पूरी जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें हम्म बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं। तो हम्म अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें एज अ हम्म डिपार्टमेंट या एज अ स्पेशलिटी, हम्म। तो उसमें क्या नए एडवांसेस आए हैं? हाँ, एडवांसेस तो देखिए आए हैं। जैसे अब एंजियोग्राफी की बात करें तो आज से अपन कुछ टाइम पहले जाते हैं, कुछ साल पहले तो एंजियोग्राफी करना भी एक बहुत बड़ी बात माना जाता था ना। मुझे याद है कि एंजियोग्राफी करनी है तो आपको दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है ना। आज बहुत से मतलब छोटे बड़े शहरों में भी एंजियोग्राफी की सुविधा है। फिर पहले जब एंजियोग्राफी होती थी तो स्टेंटिंग टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी, मतलब सिंपल केसेस में स्टेंट हो जाता था, लेकिन थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड केस होता था तो उसमें हमें बाईपास एडवाइस करना पड़ता था। टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी। अब टेक्निक इतनी एडवांस है कि जो बैरियर्स थे पहले स्टेंट लगाने में, स्टेंट को लगाने के लिए पहले तार जाता है, फिर बैलून जाता है, फिर स्टेंट जाता है, ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहले जो भी बैरियर्स थे, मरीज की आर्टरी में कैल्शियम है, सब स्टेंट आगे जा ही नहीं रहा है, चूना जिसको कहते हैं ना, आगे जा ही नहीं रहा है स्टेंट। अब रोटाब्लेशन आ गया है। रोटाब्लेशन से वो एक ड्रिल है जिससे हम उस कैल्शियम को काटते हैं और उसके बाद हम स्टेंट डाल पाते हैं इजीली। किसी का हार्ट बहुत वीक है, उसमें स्टेंट डालना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आजकल ऐसे सपोर्ट डिवाइसेस आ गए हैं जो हार्ट को पूरे प्रोसीजर के दौरान सपोर्ट करके रखते हैं, हार्ट पे लोड नहीं आने देते। फिर किसी का हार्ट वीक है और उसका ईसीजी भी सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी मशीनें आई हैं जो पेशेंट के या तो पंपिंग को बढ़ा देती हैं या फिर उसी पंपिंग पे पेशेंट के सिम्टम को इम्प्रूव कर देती है। पहले सडन कार्डियक डेथ बहुत होती थी क्योंकि हार्ट की रिदम्स गड़बड़ा जाती थी। आजकल कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपने सुना होगा, पहले बिजली का झटका दे देते हैं, अब ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम हार्ट के अंदर ही लगा देते हैं, तो वो अंदर ही रिदम को ना सिर्फ डिटेक्ट करते हैं कि ये गड़बड़ हो गई है, बल्कि उस समय ऑन द स्पॉट झटका भी दे देते हैं, जिससे कि वो एक लाइफ सेविंग डिवाइस है, उसको आईसीडी बोलते हैं। ऐसे करके बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे आ चुके हैं। दूसरी बात, कईयों की धड़कन बहुत एबनॉर्मल हो जाती है, कई बार 200 पहुंच जाती है, उनके हार्ट में एक एक्स्ट्रा सर्किट होता है, कई तरह के सर्किट्स होते हैं, तो उसको पहले तो दवाइयों पे ही कंट्रोल किया जाता था और वो दवाइयों पे अधिकतर केसेस में पार्शियली कंट्रोल होता था। आजकल उस सर्किट को ना सिर्फ मैप किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा तार कहाँ पे है हार्ट में जो 200-200 हार्ट रेट कर देता है पेशेंट की, बल्कि उसको बर्न भी किया जाता है, उसको एब्लेशन कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स इस तरह की आ गई हैं जिससे मतलब आज बहुत सारे प्रोसीजर जो पहले कभी इम्पॉसिबल माने जाते थे वो आजकल हम कर पा रहे हैं। तो एडवांसमेंट तो हुआ है, और ये एडवांसमेंट बल्कि उससे पब्लिक को बहुत फायदा भी हुआ है। मतलब मोर्टेलिटी रेट जो पहले कार्डियक डिजीज में थी और जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन था वो आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मोर्टेलिटी रेट कम आई है, पेशेंट का एवरेज सर्वाइवल जो है वो बढ़ा है, तो बहुत सारे एडवांसमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं तो एडवांसमेंट की ही बात करूंगा सर है। अगर आपसे, तो अक्सर आम व्यक्ति जो है वो या मरीज है वो कंफ्यूज होते हैं सिटी कॉरोनरी और एंजियोग्राफी, क्योंकि हाँ। डॉक्टरों से ये नाम सुने होते हैं। और कई बार लोग मिसलीड कर देते हैं कि नहीं नहीं सिटी कॉरोनरी करवा लो, नहीं नहीं आप तो एंजियोग्राफी करवा लो। तो लोगों को पता ही नहीं होता क्या करवाना है। वो या तो एक दूसरे को इसका पूरक समझते हैं या वो इसकी डेफिनेशन को नहीं समझ पाते। तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे शो पे आप इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। जरूर सर, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और मैं
इस पे अपने पेशेंट्स को भी कई बार काउंसिल करता रहता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये इंक्वायरी, ये क्वेरी और ये कंफ्यूजन जिसको कहते हैं, ये बहुत आता है। बेसिकली ये सीटी कोरोनरी का जो ट्रेंड है थोड़ा सा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं, ये जो प्रोपेगेंडा है ना सर, ये कहीं ना कहीं नुकसान करता है पब्लिक को। सीटी कोरोनरी अपने आप में एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, एंजियोग्राफी अपने आप में एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन, दोनों के अपने अलग अलग इंडिकेशन हैं। सीटी कोरोनरी बेसिकली एक रूल आउट टेस्ट है। रूल आउट टेस्ट का मतलब होता है कि अगर सीटी कोरोनरी नॉर्मल है तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सीटी कोरोनरी में कोई ब्लॉकेज आता है तो उसको कंफर्म आपको फिर से एंजियोग्राफी में करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सीटी कोरोनरी में क्या होता है कि एक कैनुला लगता है, उससे डाई जाती है और फिर सीटी स्कैन के माध्यम से फिल्म्स ली जाती है। तो वो एक इनडायरेक्ट इमेजिंग है कि आपके हार्ट की वेसल्स के अंदर डाई गई, जहाँ पे रुकावट उनको लगी वहां उन्होंने माना ब्लॉकेज है। तो ऐसे करके वो फिर अपनी रिपोर्टिंग देते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज हमें लग रहा है। सीटी कोरोनरी में लेकिन क्या है, आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। अगर आपने ब्लॉकेज देख भी लिया तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते, ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है। जबकि एंजियोग्राफी में क्या होता है, हम तार डाल करके हार्ट तक पहुंचते हैं और हम खुद डाई देते हैं। उसमें भी ब्लॉकेज वैसे ही दिखता है, यहाँ पे डाई नहीं गई तो यहाँ जरूर कोई रुकावट होगी। लेकिन उसमें अगर हमें ब्लॉकेज दिखा है तो हमारे पास ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, हम हार्ट तक पहुंचे हुए हैं, हम हार्ट तक पहुंचे हुए हैं। तो सीटी कोरोनरी को हम तब करते हैं जब हमें लगभग ये मालूम हो कि इसमें ब्लॉकेजेस के चांसेस कम हैं, लेकिन समहाउ इस पेशेंट की कुछ एक रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आ गई जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी। मुझे क्लिनिकली नहीं लग रहा कि इसको हार्ट की डिजीज है, इसको हार्ट में ब्लॉकेज होना चाहिए, लेकिन उसके ईसीजी, इको, टीएमटी या ट्रॉपाई जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन कराई, उसमें कोई एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ गई जिसको अब हमें रूल आउट करना जरूरी है। क्लिनिकली हमें नहीं लग रहा, तो हम अंदर तार डालने की बजाय कहते हैं सीटी कोरोनरी करा लो, हमारा ऐसा अनुमान है कि ये नॉर्मल आना चाहिए, ये जो रिपोर्ट आपकी आई है एबनॉर्मल, ये मोस्ट लाइकली फॉल्स पॉजिटिव होनी चाहिए। कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, तो उस केस में हम सीटी कोरोनरी कराते हैं कि अगर सीटी कोरोनरी नॉर्मल आ गया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वरना हम कुछ भी नहीं कराएं तो उन टेस्ट के आधार पर उसके ब्लड थिनर और हार्ट की दवाइयां लाइफ लॉन्ग के लिए शुरू हो जाएगी। सो इट इज अ रूल आउट टेस्ट। जब हमें मालूम हो कि नहीं लग रहा है ब्लॉकेज का चांस, बट क्योंकि ये रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आई हैं तो हमें आगे वर्कअप करना पड़ेगा, सीटी वहां काम आती है। दूसरा सीटी काम आती है जब पेशेंट के बाईपास हो रखा हो और हमें बाईपास के ग्राफ्ट का स्टेटस देखना हो, क्योंकि पेशेंट को वापस से दर्द हुआ है या वापस से कोई सिम्टम आया है, तो हमें अगर कुछ उसके जो बाईपास ग्राफ्ट लगाए गए हैं ना, उसको हमें देखना है तो हमें एक बार सीटी कराना कई बार आवश्यक हो जाता है। एंजियोग्राफी ऑन दी अदर हैंड, अब जैसे कोई पेशेंट है जिसको कि हार्ट अटैक ही आया है, ईसीजी चेंज है, हमें लग भी रहा है इसके हार्ट अटैक ही है, ट्रोपाई भी बढ़ा हुआ है या जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन कराया हमें एबनॉर्मल लग रही है और उस पेशेंट का हमें लग रहा है कि हाँ इसमें ब्लॉकेज निकलेगा, उसमें सीटी कोरोनरी का सर कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज आएगा और जब वो आएगा तो फिर हमें वापस से एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। डबल रेडिएशन, डबल डाई, कोई सेंस नहीं उस चीज का। तो कई बार लोग एंजियोग्राफी को टालने के लिए सीटी कोरोनरी का ऑप्शन हमसे पूछते हैं, इवन जब उनको हार्ट अटैक होता है तब भी। और जब उनको मना करते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं किस इंटेंशन से मना की, जबकि ऐसा नहीं है सर, ये दोनों ऐसा नहीं, एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप सही इंडिकेशन पे सीटी कोरोनरी कराते हैं तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव, हम भी कराते हैं। लेकिन अगर आप गलत इंडिकेशन पे सीटी कोरोनरी की फरमाइश करते हैं तो पेशेंट फिर अपना नुकसान कर रहा है, हम उनको उसके अगेंस्ट एडवाइस करते हैं, फिर वहां पे एंजियोग्राफी काम आता है। ये है सर। तो बड़ी आसानी से हमने समझा कि कहाँ पे सीटी कॉर्नरी वाली जांच काम आती है और कहाँ एंजियोग्राफी से निदान किया जाना संभव हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन की बिल्कुल भी अब शायद जगह नहीं बची है। तो सर अगला सवाल इसी कंफ्यूजन से ही निकल के आता है, क्योंकि भ्रांतियां बहुत होती हैं और मेडिकल में भी कार्डियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे लोगों में ज्यादा भ्रांतियां हैं या आम आदमी के पास इस संबंधी ज्यादा ज्ञान है सोशल मीडिया के बदौलत। तो बतौर एक कार्डियोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि पब्लिक का इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अवेयरनेस में क्या रोल है और क्या होना चाहिए? पब्लिक का रोल देखिए सर ऐसा है कि हम अपने मरीजों को भी कई बार ये जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनके रिश्तेदारों को और उस पर्टिकुलर मरीज को भी जिसको हमने ट्रीट किया है, चाहे वो स्टेंट डाल के ट्रीट किया है चाहे कंजर्वेटिव ट्रीट किया है, हम उसको एडवाइस करते हैं कि अब आप सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बने। आपको कोई सिम्टम आया हार्ट का, और डेफिनेटली हार्ट का सिम्टम क्योंकि सडन आता है, एकदम पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उस समय सबको ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा। पर क्योंकि अब आप सर्वाइव कर रहे हैं, आप हेल्दी हैं, अब आपके सिम्टम भी नहीं है और अब आप जब घर जाएंगे थोड़े दिनों में आप नॉर्मल लाइफ भी अपनी रिज्यूम करेंगे, तो आप एक रोल मॉडल बने और पब्लिक में ये मैसेज देवें कि
अगर आपको हार्ट की कोई डिजीज डायग्नोस हो गई है तो आपको पैनिक होने की, घबराने की या एकदम नेगेटिव थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है। इलाज संभव है, और क्योंकि आजकल इतना एडवांसमेंट हो चुका है तो मतलब बेहतर से बेहतर इलाज आपके अपने शहर में ही उपलब्ध है। तो एक रोल मॉडल बनने के लिए मैं पब्लिक को कहूँगा। दूसरी बात, पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी आपको बात कही थी कि सोशल मीडिया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, एक बहुत बड़ा वेपन है सर ये। आप इससे अच्छी चीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं और आप इससे मिसगाइड भी कर सकते हैं, मिसगाइड भी हो सकते हैं, है ना? अ, सोशल मीडिया जब आया ही था, अब देखिए आजकल क्या है, पहले के लोग जो अखबार पढ़ते थे, मुझे नहीं लगता आजकल की जनरेशन में बहुत सारे लोग अखबार पढ़ते होंगे, सब ई-पेपर पढ़ते हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे न्यूज़ सर्कुलेट होती रहती है, उसी को पढ़ते रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है सोशल मीडिया। तो ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे जो बंदा व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा है, जो बंदा फेसबुक पे कुछ पोस्ट शेयर कर रहा है ना? वो ऑथेंटिक चीज़ शेयर करे। क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ये हमारा राइट है। आपके राइट के साथ आपकी एक ड्यूटी भी जुड़ी है सर, है ना? हर चीज़ हक की नहीं होती, अधिकार अधिकार की नहीं होती, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। मैंने आपको बताया बहुत से मैसेज ऐसे आते हैं कि अब शुगर की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, अब एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं, बाईपास की ज़रूरत नहीं। ऐसा होता सर तो फिर ये मेडिकल साइंस रिसर्च क्यों किया जा रहा है? फिर ये बंद ही हो जाता। तो ऐसा नहीं है, है ना? ऐसा मतलब पब्लिक को चाहिए कि अगर इस तरह के कोई फॉरवर्ड आपने रिसीव भी किए हैं, तो उसको आगे ना भेजें। जब तक कि आप उसको ऑथेंटिफाई नहीं कर लो, और मतलब ऑथेंटिकेट ना हो जाए, जब तक वो मैसेज की ऑथेंटिसिटी आपको पता नहीं हो, तब तक आप उसे ऐसा बस इंटरेस्टिंग समझ के उसे फॉरवर्ड करना, ये एक बैड हैबिट है। ये मतलब मिसगाइडिंग हैबिट है। ये ना करें, बल्कि आप एक रोल मॉडल बने जिसमें आपको यही संदेश देना है कि आपको कोई भी सिम्पटम हो, आपने डॉक्टर से मिलने में, डॉक्टर से बात करने में, उसे अपनी प्रॉब्लम बताने में कोई झिझक नहीं रखें। आपको जो भी चीज़ डायग्नोज़ होगी उसका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। आप सिर्फ़ इस बहकावे में आकर के और मतलब ट्रीटमेंट में डिले कराते हैं तो नुकसान आपका ही होता है। फिर फाइनली आप जब एक बड़ी स्टेज पे जाकर के डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तब उसके पास भी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते फिर। फिर उसको जो भी मसल वो बचा सकता है हार्ट की या जितनी भी शुगर कंट्रोल कर सकता है, फिर वो उतना ही कर पाता है। फिर वो ब्लेम गेम शुरू होता है एंड ऑल। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह काम करें। सिम्पटम्स इग्नोर नहीं करें, गलत मैसेज ना फैलाएँ और एक रोल मॉडल बनें, पब्लिक में मैसेज दें कि किसी भी चीज़ में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसका प्रॉपर इलाज पाइए। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक सही सूचना पहुंचाना ड्यूटी बनती है हुँ। और यही ड्यूटी डॉक्टर डायरीज चैनल शायद निभा रहा है। जी, बिल्कुल। इसीलिए जो सक्षम चिकित्सक हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उन्हें आप तक लाने का प्रयास किया जा रहा है और इस शहर के वे सभी सक्षम चिकित्सक जिन्हें आपने हमारे माध्यम से सुना है, समझा है, उनका हार्दिक धन्यवाद मैं इस शो के माध्यम से भी करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे उन्होंने इस चैनल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के इस यज्ञ में एक आहुति देने का काम अवश्य किया है। डॉक्टर साहब, जाते-जाते एक जो सवाल रहेगा वो रहेगा युवाओं के लिए, जी। क्योंकि कोरोना के बाद में देखा है कि युवाओं में भी हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं बढ़ी हैं और इस तरह से लोग काल कवलित भी हुए हैं। जी। तो युवाओं को उनके कार्डियक हेल्थ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि सबसे पहले अपने लाइफ़स्टाइल पे ध्यान दें। क्योंकि देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्यूर। युवा जो हैं अभी प्रिवेंशन वाली स्टेज पे हैं। वहीं पर अगर उनकी बीमारी रुक जाए तो बहुत अच्छा है। क्योर तक वाली बात पहुँचे ही नहीं, बीमारी तक वाली बात पहुँचे ही नहीं तो बहुत अच्छा है। तो वो अभी जिस स्टेज पे हैं वो अपने लाइफ़स्टाइल सुधार करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पहली चीज़ है कि आपका लाइफ़स्टाइल हमेशा एक्टिव होना चाहिए। ये मैंने कई डिस्कशन में कही भी है बात। आपका लाइफ़स्टाइल हमेशा एक्टिव होना चाहिए। अब उस एक्टिव लाइफ़स्टाइल के लिए आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिम जॉइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट कीजिए। अपने शरीर को 1 घंटा दीजिए। आपका लाइफ़स्टाइल एक्टिव है तो बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप ही या तो उनका ऑनसेट पोस्टपोन हो जाएगा या अगर आएँगी भी तो भी इतनी माइल्ड फॉर्म में आएँगी कि आप उसे टॉलरेट कर पाएँगे, एक बात। दूसरी बात, एडिक्शन से आपको बचना है। आजकल एक ये थोड़ा-सा देखने को मिल रहा है कि युवा वर्ग में एडिक्शन, स्मोकिंग, टोबैको और भी कई तरह की ड्रग्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ खराब करती है और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हार्ट को खराब करती है,
ये आपके शरीर के किसी ऑर्गन को नहीं छोड़ती। आप किसी और का इंटरव्यू लेंगे तो वो अपने ऑर्गन का बताएगा, मैं हार्ट का बताऊंगा, लेकिन किसी भी ऑर्गन को वो नहीं छोड़ती है। तो एडिक्शन से जितना हो सके दूर रहें। तीसरी चीज है कि ये एक मेरा पर्सनल वो है, मानना है कि अगर आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई शौक है, बचपन का शौक है कोई, जैसे खेलना होता है कईयों का शौक, कईयों का म्यूजिक होता है, डांसिंग होता है, कईयों का कुछ पोइट्री होता है, या शौक को जिंदा रखो। अगर आपका शौक जिंदा है ना, उससे बड़ा कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, उससे बड़ा कोई एंटी एजिंग नहीं है। तो अपने शौक को जिंदा रखें, अपने अंदर का जो एक जो बचपना है उसको चाहे किसी कोने में ही रखें, लेकिन जिंदा रखें, उसे मरने ना दें। उससे बड़ा कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। 3 चीजें। चौथी चीज कि अवेयर रहें। अवेयरनेस में और पैनिक होने में थोड़ा सा अंतर है। अवेयरनेस कहती है कि आप अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराएं। रेगुलरली का मतलब है कि एक निश्चित एज ग्रुप होता है, जैसे हम 35 के बाद बोलते हैं, उसके बाद अपना एक रूटीन हेल्थ चेकअप रेगुलरली करा लिया करें। पैनिक होता है कि हर चीज से डर करके और पैनिक सिम्टम्स क्रिएट कर लेना और आइसोलेट हो जाना, और मतलब फिर उसके बाद डिप्रेशन में जाना, वो सब हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप अवेयर रहें, आप एक एज के बाद अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। तो इस तरह से मतलब अगर युवा इन चीज़ों पे फोकस करें, तो हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो हो वो बहुत प्रोडक्टिव हो, मतलब बहुत ही, मतलब हमारा जो नेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छा योगदान दे पाए, क्योंकि हेल्दी रहेगा अगर देश तो ही वेल्दी रहेगा देश, है ना? बिल्कुल। तो और कोई भी सिम्टम हो तो उसे सीरियसली लें। एक और पुराने साहब कह गए हैं कि दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं। तो सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, शर्माएं नहीं। दिल का मामला है, कोई कोई दिल दिल लगी लगी नहीं। और दिल का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर ही अपने डिस्कशन के दौरान ये कहते हैं कि दिल में जो बचपन है उसको जिंदा रखें, अपने शौक जिंदा रखें। जी। मैं इतने डॉक्टर्स के इंटरव्यू करता हूँ, बचपन के शौक जिंदा रखने की बात यदा कदा ही निकल के आती है, क्योंकि दिल का मामला है और दिल के डॉक्टर उसे बेहतर जानते हैं। सर, अंतिम सवाल जो रहेगा इस जरूर सर, पड़ाव जरूर में सर। वो ये रहेगा कि आज से कुछ वर्षों पहले जब हम कार्डियोलॉजी की बात करते थे या दिल के रोगों की बात करते थे, तो हमारे यहाँ से लोगों को हम दिल्ली जाते हुए देखते थे। जी। फिर धीरे 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 राजस्थान में भी इलाज मुकम्मल हुआ तो लोग जयपुर जाने लगे, और आज अगर हम अपने शहर की बात करें या हिंदुस्तान में मैं कहीं भी टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करूं, तो वहां पे कार्डियोलॉजी की विस्तृत सेवाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल है सर। ठीक है, उपलब्धता तो हो गई, पर लोगों के मन में कहीं ना कहीं उसकी सुलभता को लेके भी सवाल आता है, कॉस्ट को लेके भी सवाल आता है। तो थोड़ा सा लोगों को आपकी तरफ से ये अवेयरनेस मैं करवाना चाहूंगा कि वो कितनी सुलभ है और कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, देखिए ऐसा है कि सुविधाएं तो है, आपको पता ही है ना। अब पहले ऐसा था, आपने सही कहा कि पहले लोग दिल्ली जाते थे, दिल्ली में ही अवेलेबल था। अब ऐसा है कि अब जयपुर में भी अवेलेबल है, और जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, जैसे बीकानेर है, बीकानेर में भी अपने आप देखिए 3 हॉस्पिटल प्राइवेट में कार्डियोलॉजी की सर्विसेज दे रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर तो है ही बड़ा सेक्टर। जहाँ तक सुलभता की बात है, जितने भी रूटीन काम या रूटीन से ऊपर के काम हैं, वो सब लगभग लगभग आज सारे हॉस्पिटल कर रहे हैं। मैं कार्डियोलॉजी की बात करूँगा पर्टिकुलर में। अ, अब और दूसरी बात ये है कि कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें आप जानते हैं आरजीएचएस है, चिरंजीवी है, या कोई इंश्योरेंस है। इससे एक बड़ा बदलाव ये आया है कि अब पहले जहाँ एक एक वो धारणा थी कि बहुत पैसे खर्च होंगे, प्राइवेट में नहीं जाना, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारा काम उन योजनाओं में लगभग लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर लेकिन पब्लिक को कहना चाहूँगा कि जो भी योजनाएँ हैं वो आपकी सुविधा के लिए है। अ, उसका आप अवेयर रहें कि कहाँ कौन से हॉस्पिटल में क्या सुविधा उपलब्ध है, क्या नहीं, उसे बंदिश ना बनाएँ। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ों के कोड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन पेशेंट हमें आके कहता है कि सर मुझे तो प्राइवेट में ही कराना है और योजना में ही कराना है। लेकिन वो चीज़ कई बार पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वो कोड हमारे पास है ही नहीं। तो हम उसे क्लियरली बता देते हैं कि भई ये इलाज आप गवर्नमेंट में करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ का कोड नहीं है। तो उस चीज़ को वो फिर माने। अगर वो उस चीज़ के लिए योजनाओं के बाहर जाकर के इलाज कराना चाहते हैं, तो बहुत कम खर्चे में लगभग-लगभग आज सारे हॉस्पिटल्स, क्योंकि आज हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने से जो प्रोसीजर की कॉस्ट है, जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, उसमें थोड़ा-सा डाउनफॉल आता है। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट आपकी अफोर्डेबिलिटी रेंज से बहुत बाहर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
आज लगभग लगभग मैं बताऊंगा आपको, चाहे आप टियर 1 सिटी बोलें, 2 बोलें, चाहे 3 सिटी बोलें, लगभग लगभग हर हॉस्पिटल में एक अफोर्डेबल रेंज में आपको लगभग लगभग सारा इलाज, सारे प्रोसीजर, सारी सर्जरीज अवेलेबल है। ठीक है, तो हाँ, कोई आदमी चाहे कि भाई मैं तो अपना बेस्ट शॉट ही दूंगा और मैं तो हाईएस्ट सेंटर पे ही जाऊंगा, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। पर हमारा उद्देश्य ये होता है, मैं आपको सारांश करके बताऊं, हमारा उद्देश्य ये है कि कोई प्रोसीजर अगर आपको कराना है, आपकी चॉइस है कि मैं बेस्ट सेंटर पे जाऊं, और मेरे हिसाब से बेस्ट सेंटर दिल्ली वाला है फॉर एग्जांपल, आपकी चॉइस है, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई अगर मजबूरी में जा रहा है तो मत जाए, हम बैठे। ये बड़ी कमाल की बात कही सर आपने कि अपनी चॉइस से जा रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। अच्छा है, अगर आपको मजबूरी में शहर के बाहर अपना इलाज ढूंढने के लिए जाना हाँ, है तो तो जाने ना की जाए, जरूरत हम नहीं है, बैठे। हम बैठे हैं। ये जिम्मेदारी है सर आपकी, बिल्कुल सर। ये आपकी प्रतिबद्धता है इस शहर के प्रति। क्योंकि सर जब इस शहर के बाशिंदे होकर आप इस शहर से एमबीबीएस करते हो और यहीं से एमडी करते हो, फिर पीजीआई चंडीगढ़ से आप डीएम करके वापस इस शहर की तरफ लौटते हो, क्योंकि पूरा जहान खुला है आपके पास में, आप कहीं भी जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे। और जो चॉइस इस शहर को वापस लौटाने की, आज उसी प्रतिबद्धता में आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम बैठे हैं। ऐसे चिकित्सक ही हमारे शहर को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर जोर लगाए हुए हैं और अपने क्षेत्र में इन्होंने अंगद का पैर अड़ाया हुआ है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि कार्डियोलॉजी जैसे गंभीर विषय पे, ये गंभीर विषय है पर मैं जब लोगों के बीच में जाता हूं तो मुझे ये सबसे कॉमन विषय लगता है जिसपे लोग सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं दूसरे रोगों के मुकाबले। आपने बड़ी सहजता से बताया कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फर्क है, लोगों को प्राथमिक तौर पे क्या एक्शन लेना चाहिए, या सीटी कोरोनरी और एंजियोग्राफी जैसे दोनों अलग अलग जो निदान के क्षेत्र हैं उनमें क्या फर्क है और कब क्या करवाना चाहिए, पब्लिक का क्या रोल है लोगों को अवेयर करने में, सोशल मीडिया को हमें एज ए कॉमन मैन किस तरह से लेना चाहिए रोगों को समझने के लिए। और जाते जाते इन्होंने बताया कि रोग और उन रोगों के जो इलाज हैं और सारे प्रोसीजर्स हैं आपके शहर में सुलभ हैं, और ये जिम्मेदारी ली कि मजबूरी में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं। सर इन सभी बातों के लिए और हमें और हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि कार्डियोलॉजी पर अगर हमारे पास में और सवाल आएंगे, हमें और चर्चाएं करनी पड़ेगी, तो हम जरूर आपको बुलाएंगे और आप उपलब्ध होंगे। जरूर सर, जरूर। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों आपको शायद मेरा ये शो पसंद आया हो और इसके पुराने जो वीडियोस भी मैंने आपसे शेयर किए थे वो पसंद आए हों। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के जो जानकारीपूर्ण वीडियो हैं, अवेयरनेस वाले वीडियो हैं, आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। और हाँ, हमारे सभी वीडियो को अपने रिश्तेदारों, मित्रों और जानने वालों तक भेजें, ताकि ऐसी जानकारी उन तक पहुंचे और वे सजग बने और सूचित निर्णय ले पाए। हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। अगले किसी विशेषज्ञ के साथ में मैं फिर हाजिर होऊंगा और फिर नई चर्चा आप तक लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।